की मदद इस तरीके से की है कि उसके ऊपर उसके सुबह उठने से लेके तो उसका रात में सोने तक का जो टाइम है, शेड्यूल है, उसके ऊपर नज़र रखना और उसकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना। जैसे उसकी स्कूल के टाइम के बाद वो घर आता था तो उसके ऊपर वॉचिंग रखना, उसके नज़र रखना कि क्या कर रहा है, उसके दोस्त और उसके पढ़ाई का उसका शेड्यूल बनाना। तो काफ़ी चीज़ें देखने में आई और काफ़ी चीज़ें करने में आई है। 4 से 4:30 के दरमियान उसको उठा देते थे। उसके टेस्ट जब रहते थे, ग्रैंड टेस्ट और उसका जो रहता था, तो उसको उठा देते थे और वो सुबह 7 बजे तक पढ़ाई करता था। फिर उसका स्कूल टाइम चालू हो जाता था। फिर रात में थोड़ा बहुत आके 1-2 घंटा पढ़ता था, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम देता था। उसके बाद उसका ये था उसका पूरा शेड्यूल। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद अमीन, रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है, खुशामदीद है। गुज़िश्ता दिनों नीट एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ और मालेगांव में ख़ास तौर से तालीमी फ़िज़ा में ये खुशगवार माहौल रहा कि मालेगांव के बच्चों ने बहुत अच्छी कामयाबियाँ, बहुत अच्छे नंबरात से पासिंग दर्जात हासिल किए हैं। ऐसे ही एक तालिब इल्म जिसने 720 में से 570 मार्क्स हासिल करके कामयाबी की एक नई पहचान हमारे सामने पेश की है और वो बच्चा आज हमारे साथ मौजूद है। रिसाइट टुडे टीम मोहम्मद साद भूरा, मोहम्मद ज़ुबैर मेमन, ये बच्चा आज हमारे दरमियान मौजूद है। इस बच्चे से हम मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए नीट का एग्ज़ाम किस तरह से पास किया और आगे उसका क्या प्लान है फ्यूचर में, तो उस ताल्लुक़ से हम बातचीत करेंगे। मोहम्मद साहब, सबसे पहले रिसाइट टुडे में आपका इस्तकबाल है, खुशामदीद है। और रिसाइट टुडे टीम आपको जो है आपकी इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती है और दुआ गो है कि जिस तरह से आप ये कामयाबी हासिल कर रहे मज़ीद आगे करते रहे। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे नाज़रीन को जो है अपना इंट्रोडक्शन पेश करें। मैं मोहम्मद साद भूरा, मोहम्मद ज़ुबैर, मालेगांव शहर, मालेगांव से उस्मानाबाद सोएस हाई स्कूल के पीछे से। अच्छा मोहम्मद साद, आपने अपनी तालीम, इब्तिदाई तालीम से लेकर अब तक कहाँ कहाँ पर हासिल की है? जी, मैं पहले केजी से लेकर 10वीं क्लास तक सोएस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में तालीम हासिल की है। उसके बाद फिर 11th और 12th में शाहीन में गया था। एडमिशन मालेगांव हाई स्कूल में था, लेकिन पढ़ाई शाहीन में ही होती थी। तो 11th और 12th वहाँ कंप्लीट करके फिर नीट के एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल था। नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ, मोहम्मद साद भूरा जो है 10वीं में भी 90% के करीब या उसके ऊपर हासिल किए थे और उसके अलावा 12वीं साइंस में भी इन्होंने जो है 84% हासिल करके अपना नाम और अपनी कामयाबी के रफ्तार को आगे बढ़ाया था और उसी सिलसिले को उन्होंने नीट तक के भी ले जाने की कोशिश की और उसमें बहुत हद तक कामयाबी हासिल की। साथ ये बताओ कि आपने जो है नीट के एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से की? सबसे पहले तो टीचर्स वहाँ पर एडमिशन लिया शाहीन में। उसके बाद रोज़ाना का शेड्यूल रहता था, कितने आवर्स स्टडी करना है, कितने आवर्स बाकी टाइम देना है बाकी कामों में। तो उस हिसाब से स्टडी का 7 आवर्स पहले कॉलेज में रहता था। फिर घर पर मिनिमम 5 to 6 आवर्स रहना चाहिए स्टडी, 6 मार्क्स स्कोर करना हो तो घर पर मिनिमम 5 to 6 आवर्स स्टडी। मैं आपको बता दूं नाजरीन के शाहीन एकेडमी जो यहाँ पर नीट क्लासेस चलाती है मालेगांव स्कूल के करीब में ही और एक शहर का मोतबर नाम बनते जा रहा है। यहाँ के बहुत से बच्चों ने कामयाबी हासिल की है और उसी का एक बच्चा आज हमारे सामने एक मिसाल के तौर पर पेश है। शाहीन का जो स्टडी टाइम था वो कब से कब तक होता था? सुबह 7:30 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम में, और बीच में लंच ब्रेक रहता था। पहले 10 बजे छोटा सा ब्रेक रहता था, फिर 1 बजे या 1:20 को लंच ब्रेक रहता था, फिर 3 बजे वापस आकर स्टडी करना। अच्छा, वहाँ पर पढ़ाने का तरीका क्या था? टीचर्स किस तरह से आपकी हेल्प करते थे? सबसे पहले तो
एक 1.5 ईयर तो वो स्टडी करवाए पूरा चैप्टर्स। फिर उसके बाद जो हाफ ईयर था उसमें एग्ज़ाम्स रहते थे ज़्यादातर, और सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम देते थे। और वो 1.5 ईयर में भी हर वीकेंड पर एग्ज़ाम रहता था। कितने बच्चों की क्लास होती थी वो? एक क्लास में कितने बच्चे होते? 40 या 45 तक रहते थे। कितनी क्लास थी वहाँ पर? वहाँ पर 12th की एक बॉयज़ क्लास थी और एक गर्ल्स क्लास थी। तो 2 क्लास के ज़रिए जो है नीट क्लास की शाहीन एकेडमी में जो है इसकी स्टडी थी। आपको कुछ मुश्किलात आती थी तो उसका हल किस तरह से ढूंढते थे? जब मुश्किलात आती थी तो पहले वालिदैन से कांटेक्ट करता था, वालिदैन से पूछता था मुश्किलात के बारे में और उसको हल करने की कोशिश करता था। या तो फिर कॉलेज में असातिज़ा हेल्प करते थे और पूछते थे, उनसे मालूमात करता था कांटेक्ट करके। अच्छा, ये जो पेपर होते थे वो किस बेस पर होते थे? ऑप्शनल क्वेश्चन होते थे या पैटर्न उसका थ्योरी जो लॉन्ग आंसर होता? ऑप्शंस, MCQs। अच्छा, इसके नोट्स आपको कहाँ से मिली थी? वो स्कूल में ही, कॉलेज में ही जो पढ़ाते थे, स्टडी करवाते थे, उसको ही मतलब लिख लेते थे। या फिर वहाँ के मॉड्यूल्स मिलते थे, या MTG है या दूसरे अदर NCERT वगैरह? हाँ, NCERT सबसे पहले NCERT, NTA में तो नीट में तो NCERT में से ही आते 95%। अच्छा, इसके पेपर का तरीका क्या होता था? किस तरह से पेपर होते थे? उसके आंसर किस तरह से लिखे जाए? हम ये सवाल इसलिए कर रहे ताकि हमारे नाजरीन में जो अब इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप गाइडेंस के तौर पर बताइए कि वो इसका एग्ज़ाम किस तरह से होता था, नीट का एग्ज़ाम। मतलब हर वीक पर होता था। जो सब्जेक्ट 6 डेज पढ़ाते थे उस पर 7th डे एग्ज़ाम रहता था। फिर मंथली एक ग्रैंड टेस्ट रहता था। मतलब तो ओवरऑल जो मंथ में पूरे सब्जेक्ट जो समझाए, जितने चैप्टर्स हुए, उस पर एग्ज़ाम रहता था। फिर लास्ट में जब पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो फिर 11th पूरा फुल ईयर, 12th का फुल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, और फिर लास्ट में एकदम ग्रैंड टेस्ट फुल, जो नीट में मतलब जैसे रहता है उसी के बेसिस पर लास्ट में 6 to 7 टेस्ट हुए थे। अच्छा, जो पेपर आपने दिए हैं तो उसमें तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जो है नीट के एग्ज़ाम की ही तरफ क्यों गए? बाकी और भी तो एग्ज़ाम होते थे। 10th में तो पहले मेरिट में 90% आए थे 10th में जी। उसके बाद 11th और 12th में साइंस में गया था कि मेडिकल फील्ड में ही शुरू से जाना चाहता था। 10th के बाद मेडिकल फील्ड में ही जाना था, इसीलिए फिर वहाँ पर आसपास के टीचर्स या वालिदैन से गाइड लिया, वहाँ पर सब जानकारी लिया, नॉलेज लिया कि फील्ड में कैसे जाना है, मेडिकल फील्ड में। उस बेसिस पर फिर 11th और 12th में वहाँ पर एडमिशन लेकर नीट में। अच्छा, मेडिकल फील्ड तो बहुत वसी है। अब उसमें आपने क्या सिलेक्ट करने की या आपकी क्या चॉइस है उसके अंदर? MBBS डॉक्टर बनना, MD या MS डॉक्टर बनना। तो इसके अच्छा लिए आपने किसी से गाइड किया है? हाँ, वहाँ के टीचर्स जहाँ पर एडमिशन लिया और वालिदैन, उनका ही सपोर्ट था, सब उनसे ही हेल्प लेता था। तो आप अगर नीट के ज़रिए MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके कॉलेज कौन सी आपकी पसंद है कुछ? जी, मुंबई में ही अभी तो मुंबई, या तो फिर सेकंड पर पूना, यही दोनों स्थिति में कोई एक अच्छा कॉलेज पर ध्यान है कोई अच्छा। अच्छा, तो आप मेडिकल फील्ड में ही क्यों जाना चाहते हैं? और भी फील्ड थी, जैसे अब इंजीनियरिंग है, टीचिंग है, तो आप मेडिकल को क्यों चॉइस किए? साइंस पर ज़्यादा फोकस रहता था, 10th तक तो साइंस में फोकस रहता था और उसी के बेसिस पर उसको आगे ले जाना चाहता था। तो आपके माइंड में कुछ ऐसा टारगेट था कि मैं बस वही चीज़ अचीव करना चाहता हूँ? वहाँ टारगेट तो 11th से आ गया था, शुरू हो गया था, मतलब उसी चीज़ में जाना है और उसी में एक अच्छा बिजनेसमैन, डॉक्टर बनकर कौन की खिदमत करनी। तो देखा, इस तरह से जो है एक बच्चा जो है पहले से अगर मंजिल को सेट करके रखता है तो उसको रास्ता अबूर करने में आसानी होती है। मोहम्मद साद भूरा ने भी जो है एक टारगेट सेट करके रखा था कि मुझे ये अचीव करना है और आज उसको हासिल करने के बहुत करीब है। हम उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद साद भूरा जो है इसे अचीव कर सकते हैं।
जिस तरह से उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की है, जिस तरह से उन्होंने इम्तिहान को एग्ज़ाम को पास किया है और जितने आला दर्जे से उन्होंने इस इम्तिहान को पास किया है, हम उम्मीद करते हैं कि वो जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, वो जो मंजिल पाना चाहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उस मंजिल को बआसानी और जल्द पहुंच जाए। मोहम्मद साद, आपने रिसाइट टुडे से बात की और हमारे नाज़रीन को भी आपने बहुत सारी बातें बताई है, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और हम चाहेंगे कि आप एक मर्तबा हमारे नाज़रीन को कोई ऐसा पैगाम दें जिससे वो भी इस फील्ड में आसानी से पढ़ाई करें। सर, हमारा काम तो है मेहनत करना, बाकी उसका फल देना तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो हमें अपना मेहनत करना चाहिए, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि हम मेहनत करेंगे, उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा आगे जाकर, अल्लाह ताला ज़रूर देंगे उसका फल। इसीलिए हमें सिर्फ हार्ड वर्क करना चाहिए।